All right, guys. So we begin with Companies Act 2013. ये हमारा CS एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट सेशन है कंपनी लॉ का. तो यार आज तो हम बात करेंगे कि कैसे होता है काम, लाइक हाउ डज कॉर्पोरेट इंडिया वर्क्स. तो हिंदुस्तान की जितने भी एंटरप्राइजेज हैं वो कैसे काम करते हैं, लीगल स्ट्रक्चरिंग कैसे हो रही होती है, और मोर स्पेसिफिकली अगर कंपनी खोल के कोई बिजनेस कर रहा होता है तो फंडामेंटली कंपनी खोल के वो बिजनेस कैसे कर रहा होता है. सो फंडामेंटली विल बी फोकसिंग ऑन दैट. तो हमारा जो इंटेंशन है आज का वो ये है कि यार हम ये समझें कि टू अ ग्रेट एक्सटेंट दिस कंपनीज एक्ट 2013 बेसिकली प्रोवाइड्स एन इकोसिस्टम टू द बिजनेसेस इन इंडिया. तो लॉ जो बनाया हुआ है वो हिंदुस्तान में धंधे को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है, बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है. So basically, we probably are going to, in entire CS executive curriculum, we talk about the ecosystem which is designed to facilitate businesses in India. The ecosystem which actually is going to regulate the businesses in India. So चाहे हम लोग मॉड्यूल 1 के सब्जेक्ट्स की बात करें तो मॉड्यूल 1 में we are going to study company law, setting up of business entities, their compliances, their registration of various, registrations under various regulations, various laws in India. क्लोज भी करना है बिजनेस को तो उसका क्लोजर कैसे होगा. Further, we are going to probably also in CS Executive we have entire taxation, direct tax, indirect taxes, GST. You're going to talk about that. You're going to learn about that as well. Apart from that, there are a lot of CS students who don't have the legal background. So there is some need to understand the basic laws also, and that is the reason you also have jurisprudence, right? So these are the subjects which you are going to study. But today on agenda we have Companies Act 2013, company law के लिए हम लोग मिले. So fundamentally let's try and understand कि कंपनी लॉ में है क्या यार, क्योंकि यार बहुत फसाड़ बहुत है यार, बहुत लोगों ने बड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया यार. चीज़ें बड़ी सिंपल है, चीज़ें बड़ी जितनी सिंप्लीफाई हो सकती है उतना बेहतर होता है बेसिकली. तो बहुत बड़ा फसाड़ बना हुआ है यार कि क्या है, कैसे होगा, ऐसा होगा वैसा होगा. सो फंडामेंटली यार द इंटेंशन ऑफ टुडे सेशन इज टू सिंप्लीफाई थिंग्स. अब कंपनी लॉ को हम पढ़ेंगे तो हम कैसे अप्रोच करें कंपनीज एक्ट 2013 को, पढ़ना कैसे शुरू करें. या जो भी बच्चा अभी जस्ट सीसेट क्लियर हुआ है, जो सीसेट क्लियर करके सोच रहा है यार कैसे हम एग्जीक्यूटिव को पढ़ें, कैसे हम सीएस एग्जीक्यूटिव को अप्रोच करें, उसमें सबसे रेलेवेंट सब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मॉड्यूल 1 में वो कंपनी लॉ है. तो कैसे अप्रोच करें उसको, उसके लिए हम लोग मिले. एंड अगेन टू ऑल जितने लोगों को थोड़ा भी डर है यार, आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम, मेरा भी 11-12 साइंस था. आफ्टर दैट आई डिड माई BBA. After that, for 1 year, I was working in Infosys, and after that, I pursued CS. तो ऐसा नहीं है कि मैं भी कोई लीगल बैकग्राउंड से ही आया हूँ. हाँ, माई BBA बैकग्राउंड हैज हेल्प मी अंडरस्टैंड बिजनेस मोर, एंड दैट इज द रीजन व्हेनेवर आई स्टडी, जब भी मैं कोई लॉ का प्रोविजन चेक कर रहा हूँ तो मैं फंडामेंटली ये सोच रहा होता हूँ यार कि किस इंटेंसिटी से, किस इंटेंशन से कंपनीज एक्ट 2013 डिजाइन किया है. तो फंडामेंटली तो बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया ना. फंडामेंटली तो हम लोग हिंदुस्तान के बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए, और जो एंटिटीज बड़ी हैं, जहाँ निवेशकों ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, उसको फंडामेंटली रेगुलेट करने के लिए हमने नियम बनाए हैं, है ना. तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि चीज़ें कैसी हो रही होती है. तो सबसे पहले तो यार लेट मी जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन कंपनी एग्जैक्टली कैसे बनी हुई है, कैसे उसको रेगुलेट किया जाता है, एग्जैक्टली कैसे काम चल रहा होता है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. Now what happens is, अगर हम लोग ये सोचें कि फंडामेंटली कोई भी आज स्टार्टअप है यार, 1981 में नारायण मूर्ति जी ने जो किया था वो स्टार्टअप था. आज उसी स्टार्टअप का नाम इन्फोसिस है. 1960s में हिंदुस्तान की पहली आईटी कंपनी TCS जब इनकॉर्पोरेट की गई थी, जब कंपनी खोली गई थी, तब वो भी एक स्टार्टअप थी. आज वो द TCS है, राइट. सो the things that we have to understand is how the entire ecosystem works. तो कंपनीज एक्ट 2013 ये किस तरह से बनाया हुआ है, किस फ्रेमवर्क से बनाया हुआ है, और
मैं फिर रिपीट करके बोलूंगा, प्लीज अंडरस्टैंड इट हैज अ बिजनेस एंगल ऑफ इट ऑल्सो। तो इसका बिजनेस एंगल क्या है, इसका लीगल एंगल क्या है, और उसका फ्यूजन। इसीलिए तो हम लोग कॉर्पोरेट लॉस बोल रहे होते हैं ना। तो हम लोग कॉर्पोरेट लॉस पढ़ने के लिए मिले, तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द एंटायर स्कीम ऑफ 2013 एक्ट। ओके, सो सबसे बढ़िया बात तो यार, कंपनीज एक्ट 2013 इज अ वेरी 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 स्ट्रक्चर्ड, वेरी सिंप्लीफाइड लॉ। प्लीज अंडरस्टैंड, जिसको जिसको लगता है कि यार कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शंस कैसे याद होंगे, सर रूल्स कैसे याद होंगे यार, जजमेंट्स कैसे याद होंगे, तो यार सबसे पहली बात, हु इज द आर्किटेक्ट? ये कंपनीज एक्ट 2013 ये जो कानून बना, ये कानून के मेजॉरिटी प्रोविजंस की जो रिकमेंडेशंस आए वो डॉक्टर जे ईरानी कमेटी से आए। नाउ लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट हु डॉक्टर जे ईरानी इज। नाउ डॉक्टर जे ईरानी, so firstly, I'm from Nagpur. If you're listening in New Delhi or in Calcutta or in Meerut or in Bhubaneswar or probably entire India. So first of all, सबसे पहली बात तो यार आई एम वेरी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये सोच के कि डॉक्टर जे रानी जो थे, फंडामेंटली डॉक्टर जे रानी टिल 23 years of his life he was in Nagpur only. He is a science graduate. उन्होंने BSc की थी यार. After that he did his MSc in geology. फिर उन्होंने पीएचडी की मेटलर्जी में। तो फंडामेंटली इतना साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, फंडामेंटली वो मेटलर्जी वाले बैकग्राउंड में, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उनका। एंड आफ्टर दैट ही हैड जॉइंड टाटास एज डायरेक्टर। सो यार द फर्स्ट प्लेस द कंपनीज एक्ट 2013 हैज बीन डिजाइन्ड बाय समबडी, हैज बीन पैन्ड आउट बाय समबडी हु इज नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ लीगल बैकग्राउंड। ओके, सो हम तो यार ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़े हुए, हम तो बहुत कुछ जानते हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहली बात तो यार जिनके जिनके माइंड में ये फियर है कि सेक्शंस का क्या होता है, कैसे होता है, आई प्रॉमिस इन नेक्स्ट हाफ एन आवर और सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सेक्शंस को किस तरह अप्रोच करना पड़ता है। एंड आई प्रोबेबली विल टॉक अबाउट अराउंड 200 सेक्शंस टुडे, एंड आई विल डू समथिंग विच प्रोबेबली विल हेल्प यू रिमेंबर द सेक्शंस एंड अंडरस्टैंड कि कैसे उसको याद करना है। सो ये मेरी एक इंटेंशन होगी आज के सेशन की। तो लेट्स टॉक अबाउट कंपनीज। अभी कंपनीज हैं क्या, एग्जैक्टली कैसे काम हो रहा होता है। सो यार नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कंपनीज कैसे बनाई जाती है, कैसे कंपनी चलती है, कंपनी लीगल तरीके से किस तरह से मैनेज करनी पड़ती है, क्या क्या कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में मुझे आपको हमारी पूरी फ्रेटर्निटी को सोचना पड़ता है। क्योंकि शायद आप सीएस बनने के बाद प्रैक्टिस में आओगे, या तो आप एम्प्लॉयमेंट में जाओगे, आप किसी कॉर्पोरेट लिस्टेड एंटिटी में जॉब कर रहे होगे, या तो आपका प्राइवेट प्रैक्टिस होगा। इन दोनों ही केसेस में हमारा जो ट्रेडिशनल रोल है, जो एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमारा कन्वेंशनल रोल है, वो कन्वेंशनल रोल यही है कि हम कंपनीज एक्ट 2013 और उससे जो अलाइड रेगुलेशंस है, उससे रिलेटेड जो रेगुलेशंस है, उसका हम लोग टेक केयर करें, है ना। तो कैसे होता है काम, कैसे होता है काम? तो सबसे पहले तो यार कुछ लोग होते हैं जो लोगों के पास थोड़ा कैपिटल है, थोड़ा पैसा है, and they're okay investing that money, they're okay investing that capital in the company. So कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग कंपनीज में पैसा डालने को तैयार हो जाएंगे, और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे those will be only investing the money. तो वो कंपनी में आके डे टू डे मैनेजमेंट नहीं संभालेंगे। मतलब अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री की बात करूं तो उसमें अगर 2 लाख शेयर होल्डर हैं, तो वो 2 लाख के 2 लाख शेयर होल्डर्स रोज नहीं आते कंपनी में शटर बंद चालू करके काम करने, है ना। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो कंपनी में कॉर्पस लाने वाले हैं, जो पैसा लाने वाले हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो लोग ही कंपनी में आकर बिजनेस को मैनेज करें, है ना। 1700s में क्या होता था, medieval टाइम्स में 1700s में क्या होता था, द ओनर्स यूज्ड टू मैनेज एंड द मैनेजर्स यूज्ड टू ओन। जो धंधा चला रहा था वही ओनर था, ओनर ही धंधा चला रहा था, पैसे भी उसी के लगे हुए थे, चला भी वही रहा था, है ना। दैट इज द रीजन 1700 से जॉइंट स्टॉक कंपनीज का कॉन्सेप्ट आया, राइट। कि जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो कॉर्पस लेके बैठा है, पैसा लेके बैठा है, जो फंड्स लेके बैठा है, जरूरी नहीं है कि उसको वो ही मैनेज करे बिजनेस को, वो कंपनी को डे टू डे बेसिस पे मैनेज करे, है ना। तो व्हाट हैपेंस इज जो लोग पैसा लेकर आते हैं, हो सकता है वही लोग कंपनी के डायरेक्टर्स हों, वही लोग कंपनी का धंधा डे टू डे बेसिस पे रेगुलेट करें, मैनेज करें,
ये भी हो सकता है कि हम प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कर लें और हमारी कंपनी प्रोफेशनली ड्रिवन कंपनी हो। आज कितनी सारी इंडिया की कंपनीज है जो प्रोफेशनली ड्रिवन कंपनीज है। टॉक अबाउट आईटीसी, टॉक अबाउट लार्सन एंड टूब्रो, एल&टी, दीज आर ऑल प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज। there's no promoter, no identifiable promoter who is running the show. So you'll have to understand कि there are some people who will invest their corpus in the company, and then we will appoint few persons maybe as directors in the company, जो लोग इस कॉर्पस को, इस पैसे को मैनेज कर रहे होंगे और इस पैसे का इस्तेमाल, जो हमने शेयर होल्डर से पैसा लिया, इस पैसे का इस्तेमाल, इस पर्टिकुलर कॉर्पस का इस्तेमाल वो लोग कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए कर रहे होंगे, है ना। तो अगर हमारी कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम लोग फंडामेंटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के बिजनेस में होंगे, जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, तो जो भी शेयर होल्डर्स का कॉर्पस आएगा, प्रोबेबली उस कॉर्पस से, उस फंड से हम लोग क्या बिजनेस चला रहे होंगे, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कंसल्टेंसी का। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री होता और अगर मैंने रिलायंस इंडस्ट्री होके लोगों से पैसा लिया होता, तो शायद मेरा बिजनेस पेट्रोकेमिकल का होता। शायद मेरा बिजनेस, अगर मैं जियो टेलीकॉम हूं, तो शायद जो पैसा मैंने इन्वेस्टर से लाया उस पैसे से मैं शायद टेलीकॉम में निवेश करूं। अगर मैं डीएलएफ हूं, तो शायद जो पैसा आएगा वो मैं लैंड डेवलपमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रियल एस्टेट के लिए यूज करूं। अगर मैं टाटा मोटर्स हूं, तो शायद जो पैसा मैं इन्वेस्टर से लूंगा, शेयर होल्डर से लूंगा, वो शायद मैं ऑटो सेक्टर में यूज करूं। अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर हूं, तो जो पैसा आएगा शायद मैं उससे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हाइजीन प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स में मैं काम करूं। अगर मैं एशियन पेंट्स हूं, तो शायद मेरा काम होगा कि मैं इन्वेस्टर से पैसा लेकर उस पैसे से पेंट्स का, वार्निशेस का, या एशियन पेंट्स किचन इक्विपमेंट्स में भी है, स्लीक के साथ उनका एक टाइप है, तो शायद मैं वो बिजनेस करूं। अगर मैं एचडीएफसी हूं, तो शायद मैंने जो इन्वेस्टर से पैसा लिया होगा उस पैसे का इस्तेमाल मैं होम लोन या होम लोन से रिलेटेड अलाइड प्रोडक्ट्स हैं वो बिजनेस करने के लिए मैं उस पैसे का यूज करवाऊं, है ना। अगर मैं एमआरएफ हूं और मैंने निवेशकों से पैसा लिया है, तो उस पैसे से तो मुझे टायर का बिजनेस करना होगा, है ना, है ना। अगर मैं आईटीसी हूं, तो और अगर मैंने आईटीसी एज आईटीसी अगर मैंने लोगों से पैसा लिया, तो शायद उस पैसे से मेरा बिजनेस क्या होगा, सिगरेट्स का, एफएमसीजी का, हॉस्पिटैलिटी का, पेपर पैकेजिंग का, राइट। अगर मैं बलरामपुर चीनी हूं और मैंने निवेशकों से पैसे लिए, तो मेरा बिजनेस क्या होगा, शुगर मैन्युफैक्चरिंग का। अब शुगर मैन्युफैक्चरिंग में नेचुरली पावर भी बनाती है शुगर कंपनीज, इथेनॉल भी बनाती हैं शुगर कंपनीज। तो शायद मैंने अगर एज अ शुगर कंपनी पैसे लिए होंगे, तो मैं वही पैसा, जो भी निवेशकों का पैसा है, मैं कंपनी के बिजनेस ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज करने वाला हूं। यस और नो? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई होप यू गेटिंग द सेंस। तो जो पैसा मैंने निवेशकों से लिया है, उस पैसे का इस्तेमाल कंपनी के बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए होगा, है ना। अगर मैं टाइटन इंडस्ट्री हूं और मैंने शेयर होल्डर से पैसा लिया है, तो एज टाइटन इंडस्ट्री मेरा फंडामेंटल काम क्या है, ज्वेलरी का, एक्सेसरीज का, आई केयर का, परफ्यूम्स का, तनिष्क हो, फास्ट ट्रैक हो, ये सारा काम टाइटन इंडस्ट्रीज करेंगी, है ना। तो व्हाट हैपेंस इज आज, या तो आज हम टाटा कंज्यूमर लिमिटेड है, हमने अगर शेयर होल्डर से पैसे लिए, तो वो पैसे का इस्तेमाल हमारे कौन से बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए होगा। टाटा कंज्यूमर क्या काम करती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में है कॉफी, टी, इंडिया में स्टारबक्स चलाती है, टाटा ग्लोबल बेवरेज पहले इसका नाम हुआ करता था, इसके पहले इसका नाम टाटा टी हुआ करता था। तो ये जो निवेशकों का पैसा आया, इस पैसे का इस्तेमाल मैं टाटा कंज्यूमर लिमिटेड का जो बिजनेस है उसके लिए यूज करूंगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर 5 लाख शेयर होल्डर्स पैसे लगाएंगे बिजनेस में, तो क्या वो 5 लाख शेयर होल्डर्स रोज आएंगे क्या सुबह सुबह 8 बजे कि हाँ हम ऑफिस आ गए, चलो आज बिजनेस करना शुरू करते हैं? इज इट गोइंग टू हैपन? इज इट पॉसिबल? ये तो मुझे तो लगान मूवी का सीन याद आ गया कि एक बॉल हवा में और 11 के 11 प्लेयर कैच पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। सो दैट्स नॉट द वे इट्स गोइंग टू हैपन, राइट। सो व्हाट विल हैपन इज वी अपॉइंट सर्टेन प्रोफेशनल्स हु एक्ट एज डायरेक्टर्स। तो आपने सुना भी होगा डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट।
तो व्हाट हैपेंस इज, जो लोग पैसा लगा रहे होते हैं उस पैसे के बदले हम लोग उनको शेयर्स दे रहे होते हैं। एंड इवेंचुअली ये जो पैसा हम लोगों ने बिजनेस के लिए रेज किया है, हमारे कंपनी के लिए रेज किया है, ये जो पैसा कंपनी में आया, ये पैसा सिर्फ कंपनी के बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए यूज हो रहा होगा। और गवर्नेंस स्ट्रांग रहे, इस पैसे के साथ इस पैसे को हम साइफन ऑफ ना करें, इस पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो, इसका मिस यूटिलाइजेशन ना हो, इसीलिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स बेसिकली वो प्रोफेशनल्स हैं जो प्रोफेशनल्स कंपनी का ये जो पैसा आया हुआ है, ये पैसे को मैनेज करने का काम कर रहे होंगे, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल, अब let me talk about for example, let's take new names. Okay, I would like you to know if you are attending my sessions, my one of the sense is, if you are in my session you should know about at least 50 companies once my session ends. तो यार ये तो जरूरी है कि मैं लॉ के साथ साथ थोड़ा बिजनेस सेंस उसमें डालूं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, okay, let me talk about my favorite company in India. My favorite company in India would be, at this moment I'm really thinking, ऐसे तो बहुत सारे options है, but let me say यार, it is HDFC Bank. For अभी Aditya Puri is about to retire, so let me say Aditya Puri जी। तो अगर HDFC बैंक के इतने सारे शेयर होल्डर्स ने पैसा लाया है, HDFC बैंक में जो शेयर होल्डर्स ने पैसा लाया है, वो इतना पोर्शन, इतना पूंजी कौन मैनेज कर रहा है आज? HDFC के डायरेक्टर्स, है ना, है ना। तो ये जो डायरेक्टर्स हैं, फंडामेंटली इनका रोल है कि इस पैसे को कंपनी के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से यूज करना। तो नंबर वन, कंपनी के जो पैसा लाएंगे उनको पैसे के बदले मिल जाएंगे शेयर्स, और इसीलिए वो लोग बन जाएंगे शेयर होल्डर्स। ये जो पैसा आया इसको बिजनेस ऑब्जेक्टिव में हम लोग यूज करने वाले हैं, और दैट इज द रीजन, ये पैसे को मैनेज करने के लिए, ये पैसे कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो, इसके लिए ये शेयर होल्डर्स के साथ धोखा ना हो, ये स्टेक होल्डर्स का टेक केयर किया जाए, इसीलिए डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, और इसीलिए शायद हम लोग डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, है ना, है ना। सो फंडामेंटली ये दो पहलू तो आई थिंक बहुत क्लियर होने चाहिए कि वन, whosoever is bringing the corpus is my shareholder। जो मेरे बिजनेस को चला रहा है, जो मेरे बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे मैनेज करने वाला है, these individuals are my directors, fondly referred as board of directors. Okay, just to tell you, Companies Act 2013 में डायरेक्टर्स और ये शेयर होल्डर्स की जो मैनेजमेंट है, इससे रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं वो 40 मार्क पोर्शन के लिए है। ओके, आई विल कम टू दैट पार्ट कि वो कौन से चैप्टर्स हैं, और इवेंचुअली जो मेरी नेक्स्ट सीरीज होगी वो मैं उनके ही सेक्शंस के लिए आ रहा होऊंगा, तो उसमें कौन से सेक्शन है एग्जैक्टली वो ही हम पढ़ रहे होंगे। बट जस्ट दिस, नथिंग मोर नथिंग लेस, 40 मार्क्स, अराउंड 50 सेक्शंस, 40 मार्क्स, है ना। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके मैं आपको वापस लेके आता हूं। तो सोचो, अगर कंपनी खुलती है तो इन्हें कंपनी का किस्सा शुरू कैसे होगा? जो लोगों को सेक्शन से डर लगता है, आज सेक्शन का डर खत्म करते हैं। सबसे पहले सोचो कि सबसे पहले तो यार कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसको कैसे पढ़ना है, उसमें कौन से चैप्टर्स, उसमें कितने सेक्शंस हैं। तो उसको अप्रोच करने के लिए मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि सबसे पहले सोचो यार, सबसे पहले तो ये समझना पड़ता होगा कि ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, ये कंपनीज एक्ट 2013 आखिर एप्लीकेबल किसको है? क्या ये पार्टनरशिप फर्म को एप्लीकेबल है? क्या ये प्रोप्राइटरी फर्म को एप्लीकेबल है क्या, या सिर्फ कंपनीज को है? इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013, ये जो कानून भारत सरकार ने बनाया है, ये जो पार्लियामेंट्री ड्राफ्टमैन ने जो कानून बनाया है, उन्होंने खुद सबसे पहले सेक्शन 1 में लिख के दे दिया है कि ये कंपनीज एक्ट 2013 किसको लागू होगा, इसकी एप्लीकेबिलिटी कौन सी एंटिटीज पे आएगी, कौन से लोगों को कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, किसको किसको नहीं करना पड़ेगा, ये कानून हिंदुस्तान में कब से लागू हो जाएगा, है ना। अच्छा, अभी बहुत सारे वर्ड्स यूज होने वाले हैं, प्रोबेबली 10 सेशन बाद मैं आपको बोल रहा हूँ एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, अब मैं ये सब बोलते जाऊंगा। तो ये हर शब्द का एक मीनिंग है ना। तो अब इट हैज टू बी डिफाइंड समवेयर कि हर वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। व्हेन आई से सब्सिडियरी,
व्हेन आई से सब्सिडियरी, उसका एग्जैक्ट मीनिंग है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, कहीं तो लिखा होगा। सो सबसे पहला चैप्टर जो है कंपनीज एक्ट का, दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन, है ना। वो प्रिलिमिनरी है कि ये एक्ट कहाँ एप्लीकेबल होगी, कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी। और फिर सेक्शन 2 में पूरी डेफिनेशंस दी हुई है। और यार बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, लेकिन डेफिनेशन हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती हैं। तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 से लेके 2 क्लॉज 94 तक की डेफिनेशंस हैं। तो एक बार क्लास का किस्सा बता रहा हूँ मैं आपको। एक बार एक बच्ची ने बोला कि सर एमडी की डेफिनेशन पढ़नी थी, कहाँ देखूँ। मैंने कहा आप सेक्शन 2 क्लॉज 50 के आसपास देखो। तो वो थोड़ा हैरान हो गई, कहती सर आपको कैसे मालूम। मैंने कहा यार अभी ए से लेके जेड तक अल्फाबेट्स होते हैं और मुझे मालूम है कि 94 डेफिनेशंस हैं टोटल, तो एम कहीं उसके बीच में ही आ रहा था। तो मैंने कहा वहीं होगी। तो 53 54 इज अबाउट मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर। तो बच्चे बेचारे बहुत बेसिक बेसिक सवाल पे अटक रहे हैं। तो जस्ट टू टेल यू, कंपनीज एक्ट का जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर 1 है, वो चैप्टर नंबर 1 इज अबाउट प्रिलिमिनरी एंड द डेफिनेशंस। टोटल कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर्स है, 7 शेड्यूल्स है। तो आज हम लोग तकरीबन 200 सेक्शंस को किस तरह से अप्रोच किया जाए, किस तरह से कुछ कंपनीज एक्ट के शुरू के 13 चैप्टर्स के बारे में आज मैं बात करूंगा। टोटल 29 चैप्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव में शुरू के 13 चैप्टर्स बहुत रिलेवेंट है। तो कैसे ये 13 चैप्टर्स को अप्रोच किया जाए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1। चैप्टर 1 में सिर्फ 2 ही सेक्शंस है। सेक्शन 1 कंपनीज एक्ट किसको लागू होगा, कब से लागू होगा, किसको लागू नहीं होगा। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। तो चैप्टर 1 में तो प्रिलिमिनरी है कि यार किसको लागू हो रहा है किसको नहीं। अब आप खुद सोचो, अब कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में जो कानून हमको पढ़ना है, जो लेजिस्लेशन हमारे लिए बनाया गया है, वो तो हमको समझ में आ गया कि हमको बेसिक इंट्रोडक्शन इसका मिल गया। अब नेक्स्ट इज लॉजिकली रैशनल प्रोग्रेशन क्या होना चाहिए, दूसरा चैप्टर किसको लेके होना चाहिए। अब कंपनी खुलेगी नहीं तो बात कैसे करेंगे उसके बारे में। तो नेचुरली चैप्टर 2 इज इनकॉर्पोरेशन। चैप्टर 2 में सेक्शन 3 से लेके 22 तक है। सो ये सेक्शन 3 से 22 वी हैव इनकॉर्पोरेशन। सर ठीक है, कंपनी खुल गई, कंपनी बन गई, कंपनी को बनाने का प्रोसीजर शायद चैप्टर 1 में होगा। कंपनी खुल गई, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, सब कुछ हो गया। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारी सोच छोटी थी, अगर तुम्हें ज्यादा बड़ा सोचना नहीं था, अगर तुम्हें पैन इंडिया सोचना नहीं था, अगर तुम बड़ा सोच नहीं रहे थे, तो तुम कंपनी खोलते क्यों। तुम प्रोप्राइटरी काम करते। तो तुम बड़ा सोच के साथ चल रहे हो, तुम बड़ा सोच के चल रहे हो, तभी तो तुम कंपनी खोल रहे हो ना। शायद तुम्हें कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा, है ना, तो पैसे चाहिए होंगे। और अगर हम लोगों को किसी से पैसे चाहिए तो यार देश का कानून बोलता है कि पहले तो एक डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस बना के लोगों को देना पड़ेगा, कंपनी की डिटेल्स बतानी पड़ेगी। और वो जो कंपनी की डिटेल्स आप बताओगे उसके बेसिस पे ही पैसा आएगा। सो बहुत लॉजिकल है। चैप्टर 3 इज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। सो सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 42 तक प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस कैसे बनेगा, कौन से टाइप का बनेगा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनेगा, शेल्फ प्रोस्पेक्टस होगा, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में कौन से कंटेंट्स होंगे, क्या नहीं होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम इशू पब्लिक को करेंगे या प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे। चैप्टर 3, तो चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन, कंपनी खुल गई, अपने प्रोस्पेक्टस बना दिया चैप्टर 3 में। अब आपने प्रोस्पेक्टस लोगों को दे दिया होगा और उनमें से शायद कुछ लोग आपके शेयर्स खरीदने के लिए तैयार होंगे। तो अगर आपके शेयर्स खरीदने के लिए कुछ लोग तैयार हैं और आपको पैसे दे रहे हैं, तो आप उनको शेयर दोगे कि नहीं दोगे। दोगे। चैप्टर 4 शेयर कैपिटल। सेक्शन नेचुरली 43 से आगे होगा, तो सेक्शन 43 से लेके सेक्शन 72 तक इट इज अबाउट शेयर कैपिटल। शेयर प्रीमियम पे देना है, डिस्काउंट पे देना है, इंप्लॉय को देना है, डायरेक्टर को देना है, आउटसाइडर्स को देना है, शेयर देके और बोनस देना है, उस पर राइट्स इशू लाना है, बायबैक करना है, रिडक्शन करना है, शेयर कैपिटल। सेक्शंस 43 से 73, दिस इज द चैप्टर 4
अभी आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे यार नहीं सर, शेयर देंगे तो हमारी ओनरशिप जाएगी सर, अगर कंपनी का शेयर हम किसी को दे देंगे सर तो देखो माइंट्री का क्या हुआ सर, माइंट्री का होस्टाइल टेक ओवर हो गया, अगर हम मेरा शेयर किसी को दे देंगे तो हमारी ओनरशिप शेयर हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग स्पेशली इन इंडिया, पीपल आर वेरी इमोशनल, दे आर नॉट कंफर्टेबल। तो अगर आप कंपनी के शेयर इश्यू नहीं करना चाहते बट फिर भी आपको पैसे चाहिए, तो आपके पास कर्जा लेने का भी ऑप्शन है। और अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा वर्जा चाहिए, आप पैसे ले लो और उनको डिपॉजिट रिसीट्स इशू कर दो। चैप्टर 5 73 टू 76 ए, सेक्शन 73 टू 76 ए डिपॉजिट्स के बारे में बात करता है। तो जब आप कर्जा लोगे, फंडामेंटली जब आप कर्जा वगैरह ले रहे होगे, तो हम लोग चैप्टर 5 की बात करेंगे, डिपॉजिट्स। अरे सर कर्जा नहीं मिलता सर, ऐसे प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती है सर। चैप्टर 6 चार्जेस। अगर कंपनी की प्रॉपर्टी गिरवी शिरवी रखी तो गिरवी रखने के बाद क्या फॉर्मेलिटीज है, कंपनी की प्रॉपर्टी गिरवी रखेंगे तो कैसे होगा, कंपनी के एसेट गिरवी रखेंगे तो क्या होगा, चार्जेस। अरे कंपनी भी खुल गई, प्रोस्पेक्टस भी इशू कर लिया, शेयर भी इशू कर लिए, शेयर पैसा भी ले लिया, प्रोस्पेक्टस भी इशू कर लिया, कर्जा भी ले लिया, प्रॉपर्टी भी गिरवी रखी, अबे अब तो धंधा करो, अब तो बिजनेस शुरू करो। चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंपनी की जनरल मीटिंग्स कैसे होगी, शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स कैसे होगी, बड़े डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चैप्टर 7 सेक्शन 88 टू 122 इज चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अरे समझ रहे हो क्या मेरे भाई? फर्दर इनकॉर्पोरेट भी कर लिए, प्रोस्पेक्टस भी दे दिया, शेयर भी इशू कर दिए, पैसे भी आ गए, कर्जा भी ले लिया, प्रॉपर्टी भी गिरवी हो गई, धंधा भी करना शुरू कर दिया है, अभी प्रॉफिट होगा तो बांटोगे नहीं। चैप्टर 8 सेक्शन 123 टू 127 डिविडेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। सेक्शन 123 टू 127 इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर क्या गारंटी है सर कि कंपनी के अकाउंट्स बराबर बने हुए सर? सेक्शन 128 टू 138 चैप्टर 9 अकाउंट्स। कंपनी में अकाउंट्स के बुक्स कैसे बनाए जाएंगे, रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किए जाएंगे, कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी होगी, इलेक्ट्रॉनिकली अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं नहीं कर सकते, इंडिया के बाहर की ब्रांचेस होगी उसका अकाउंट्स का कैसे मैनेज करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कवर्ड इन सेक्शन 9 चैप्टर 9 सेक्शन 128 टू 138। सेक्शन 128 से 138 प्रोवाइड्स फॉर अकाउंट्स कैसे रखे जाएंगे, बुक कीपिंग कैसे होगी। अब नेचुरली यार नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, सर ऑथेंटिसिटी का क्या सर? अगर पढ़ाऊं भी मैं, टेस्ट पेपर भी मैं बनाऊं और टेस्ट भी मैं ही ले लूं, तो फिर ऑथेंटिसिटी का क्या? ये चेक कौन करेगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं, है ना? तो ये जो अकाउंट्स बने हुए हैं, ये जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हम बता रहे हैं, ये बराबर है या नहीं, ये अप्रोप्रिएट है या नहीं, हु विल चेक, है ना? सो चैप्टर 10 वी हैव ऑडिटर्स। सेक्शन 139 टू 148 प्रोवाइड्स फॉर द ऑडिटर्स, है ना? अब सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। रोजमर्रा में बिजनेस कौन मैनेज करेगा, डे टू डे ऑपरेशनल बेसिस पे कौन करेगा, कौन डिसीजन मेकिंग करेगा? आज जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिलायंस इंडस्ट्री ने रिलायंस रिटेल के लिए 37,000 करोड़ रुपए रेज कर लिए। कौन जाएगा, डे टू डे डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा होगा, बिजनेस डिसीजंस कौन ले रहा होगा, टाई अप्स कौन करेगा, कोलैबोरेशंस कौन करेगा, एक्विजिशंस कौन करेगा? तो थैंकफुली चैप्टर 11 12 13 ऑल अबाउट डायरेक्टर्स। चैप्टर 11 सेक्शन 149 से लेके सेक्शन 172 तक वी हैव इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स, है ना? कितने डायरेक्टर्स होंगे, कम से कम कितने डायरेक्टर्स चाहिए, मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स चाहिए, एक डायरेक्टर मैक्सिमम कितने जगह काम कर सकता है, क्या एक इंडिया में वुमेन डायरेक्टर भी चाहिए होगी, वुमेन डायरेक्टर चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होंगे कि नहीं? तो इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड जितनी बातें हैं, डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड जितने चैप्टर्स हैं, जितने सेक्शंस हैं, सॉरी, वो सारे सेक्शंस 149 से लेकर 172 इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स। फर्दर
सेक्शन 173, अब डायरेक्टर्स कौन है, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनको रिमूव कैसे करेंगे, ये सब तो हो गया, लेकिन उनकी मीटिंग्स कैसे होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स क्या होगी, बोर्ड की औकात क्या, एग्जैक्ट वर्ड जो मैं यूज बहुत बार मैं से बोल रहा हूं कि उनका औकात कहां तक है, कहां तक रेस्ट्रिक्शन है उनका, क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कितने पावर्स होंगे, उनकी मीटिंग्स कैसे होगी, डिसीजन मेकिंग कैसे होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। स्ट्रैटेजिक पॉइंट यही है कि कौन से कितना किस हद तक पावर्स डायरेक्टर्स के पास है और किस हद के बाद शेयर होल्डर्स के डिसीजन आएंगे, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट सेक्शन 173 to 195। उसमें भी यार जब हम डायरेक्टर्स के लिए पढ़ रहे होते हैं, जब हम मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स पढ़ रहे होते हैं, तब हम लोग अक्सर 173 से 185 की बात करते हैं। एंड आफ्टर दैट who will be the chairman, who will be the managing director, what about the key managerial personnel, what about the appointment of company secretary, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना दे सकते हैं, रेम्यूनरेशन कितना दे सकते हैं, देना भी है कि नहीं देना है, कहाँ अलाउड है कहाँ नहीं, प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कितना, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना, चैप्टर 13 मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, है ना। सो कितना आसान है यार। चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन, कंपनी खुल गई, प्रोस्पेक्टस बना लो, प्रोस्पेक्टस इश्यू कर लो। चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस इश्यू कर लिया, लोगों को पैसे के लिए अपने सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट कर लिया, प्रोस्पेक्टस बन गया, आप लोगों ने लोगों को ऑफर डॉक्यूमेंट्स दिखाए, कंपनी में शेयर्स खरीदने के लिए इनवाइट किया, लोगों ने पैसे लाए, शेयर तो देने पड़ेंगे। चैप्टर 4 शेयर कैपिटल, कर्जा लेना है। चैप्टर 5 डिपॉजिट्स लोगे तो कुछ प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी। चैप्टर 6 चार्जेस, सेक्शन 77 से 87 चार्जेस। सब कुछ होने के बाद बिजनेस शुरू तो करो, काम तो करो, कंपनी को चलाना शुरू करो यार, बड़े डिसीजन लेना शुरू करो, गेट गोइंग मैन। चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्शन 88 से लेके 122 तक। सब कुछ हो गया, प्रॉफिट बना रहे हो, डिविडेंड दे दो, डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉफिट्स। सेक्शन 123 से 127 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अकाउंट्स बराबर बनने चाहिए क्योंकि इतने सारे देयर आर सो मेनी शेयर होल्डर्स, इतने लाखों लोगों ने हार्ड अर्न मनी आपके कंपनी में डाला है, आपके ऊपर भरोसा करके। कम से कम साल भर में एक बार तो खाते बना लो, साल भर में एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के उनके सामने रख दो। चैप्टर 9 इज अबाउट अकाउंट्स, सेक्शन 128 से 138, और उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए सब कुछ ठीक है उसके लिए। चैप्टर 10 ऑडिटर्स, सेक्शन 139 से लेके 148 तक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सब कुछ ठीक है या नहीं, हु विल ऑडिट, ऑडिटर्स। एंड फाइनली आफ्टर दैट 3 चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर 11, 12, 13 इज अबाउट डायरेक्टर्स। फर्स्ट चैप्टर 11 इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 149 से लेके 172। आफ्टर दैट कितने पावर्स है उनके पास, पावर्स ऑफ द बोर्ड एंड द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स। तो सेक्शन 173 से लेके 185 तक बोर्ड की मीटिंग कैसे होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अब जैसे टीसीएस है यार, रिलायंस इंडस्ट्री है यार, 14 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है कंपनी की, तो डायरेक्टर्स कैसे काम करते हैं, उनकी मीटिंग्स कैसे होती है, क्या डायरेक्टर्स की भी कोई कमिटीज बनाई जाती है ना, तो ये सब हम देखेंगे। और फाइनली मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, कि डायरेक्टर्स को कितना पे स्केल मिलते, कितना पे कर सकते हैं, प्रॉफिट हुआ तो कितना पे कर सकते हैं, नहीं हुआ तो कितना पे कर सकते हैं, हु इज की एमपी, की मैनेजरियल पर्सनल कौन है। आपने सुना होगा पोस्ट 2013 कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद द कंपनी सेक्रेटरीज नाउ हैव बिकम की मैनेजरियल पर्सनल इन द कंपनी। सो केएमपीज का क्या होगा, कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सेक्रेटरियल ऑडिट। Everything about this, whatever I spoke about KMP, appointment of company secretary, managerial remuneration is covered in chapter 30। तो यार देखो, मैं नहीं बोलता कि सेक्शन याद कर लो, लेकिन आप सेक्शन याद करने के लिए पहला कदम ये ले सकते हो कि आपको ये पता चल जाए कि सीरीज कैसे बनी हुई है ना। बहुत लॉजिकल, बहुत ही रैशनल प्रोग्रेशन के साथ कंपनीज एक्ट चल रहा है ना। और फिर अगर आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा ऊपर आया है तो छोटी सी बात बताता हूं। पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान फर्स्ट कंट्री है
जहां पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। अब यार क्या होता है ना, लॉ कभी भी एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस के बारे में बात नहीं करता। तो वो जो एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस है, वो एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में कुछ हो गया तो हिंदुस्तान में सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। और फॉर्चुनेटली यू शुड बी प्राउड दैट इट इज ICSI जिनका इनिशिएटिव है और जिनके द्वारा ड्राफ्ट किए गए सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स को मान्यता मिल गई है। और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन मलेशिया ऑल्सो दे हैव अडॉप्टेड द सेम कोड दैट वी हैव मेड। तो जब हम लोग जनरल मीटिंग्स पढ़ेंगे, जब हम लोग जनरल मीटिंग्स पढ़ते हैं तो उसके साथ हम लोग को सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स 2 पढ़ना पड़ता है कि जनरल मीटिंग्स किस तरह से ली जाएंगी। और जब हम लोग बोर्ड मीटिंग्स के बारे में या मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके साथ हम लोग सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 पढ़ेंगे। तो कभी कभी कोई छोटी छोटी बातों के लिए, कोई एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस के लिए अगर कंपनीज एक्ट में क्लैरिटी नहीं है, कोई एम्बिगुइटी है, तो एडिशनली कानून के साथ साथ हम लोग उससे साथ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स को पढ़ रहे होंगे, है ना। अगर आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा और मैच्योर हुआ है तो हम शेड्यूल्स भी पढ़ेंगे, है ना। बट मे बी इन सम अदर सेशन आई विल टेल यू अबाउट द शेड्यूल्स। द इंटेंशन इज क्लास, अगर आप अभी ये सेशन सुन रहे हो तो आप बस इतना समझो यार कि सेक्शंस याद करना कोई बड़ी बात नहीं है यार। कोई मेमोरी चिप लेके पैदा नहीं होता यार, अपने कोई किसी के ब्रेन में मेमोरी चिप नहीं है। इट्स जस्ट अ वेरी लॉजिकल सीक्वेंस। और वैसे अगर आप CS कर रहे हो तो यार 3-3.5 साल आप CS कोर्स में रहोगे इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, है ना। तो जब आप कहीं डिस्कशंस करोगे, कोई सेमिनार में जाओगे, कभी आप फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, आपकी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने वाली जो चीज़ें हैं वो सेक्शंस हैं, रूल नंबर्स हैं, है ना। तो इट्स माय पर्सनल ओपिनियन दैट जितना पॉसिबल हो पाए, एटलीस्ट इन कंपनीज एक्ट 2013 या इन कंपनी लॉ, जितना हो सके बी वेरी प्रिसाइज। सेक्शंस को याद करने की कोशिश करना शुरू करो। एंड मैं बोल रहा हूँ, अगर मुझे याद नहीं होते ना तो शायद मैं बोलता कि अरे यार होता ही नहीं है यार। बट अगर मुझे हो सकते हैं, और मैं तो आई हैव बीन अ पर्सन ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस, मैं तो वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा स्मार्ट तो मैं स्टूडेंट था नहीं, तो मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। अगर मुझे सेक्शंस याद हो गए हैं तो तुम्हें भी हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। सो एक लास्ट बार सेक्शन करते हैं, ठीक है। नंबर वन सबसे पहले कंपनीज एक्ट 2013, सबसे पहले वाले सेक्शंस, पहले वाला चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 and 2 इन प्रिलिमिनरी। कंपनी खुल गई, इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे? कंपनी इनकॉर्पोरेशन, चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन 3 से 22 अबाउट इनकॉर्पोरेशन। कंपनी खुल गई, प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, सेक्शन 23 से 42 प्रोस्पेक्टस बना लिया, लोगों को दे दिया, लोग पैसे देंगे तो उनको शेयर दोगे। चैप्टर 4 शेयर कैपिटल के कौन से सेक्शन से? 43 से लेके 72। कर्जा भी लेना है, चैप्टर 5 डिपॉजिट, 73 से 76। कर्जा लोगे, प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी, 77 से 87 चार्जेस। प्रॉपर्टी गिरवी रखी तो उससे रिलेटेड क्या प्रावधान है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब कुछ हो गया, धंधा करना शुरू करो, डिसीजन लेना शुरू करो, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, चैप्टर 7 सेक्शन 88 से 122। सब कुछ कर लिया, पैसा कमा लिया, प्रॉफिट्स आ गए, बांटो, डिविडेंड 123 से 127 डिविडेंड्स। इतनी बड़ी कंपनी, इतना सारा पैसा, इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, फाइनेंशियल्स क्लियर होने चाहिए। फंडामेंटली चैप्टर 8 अकाउंट्स, बुक अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, सेक्शन 128 138। अकाउंट्स बन गए, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? बनाने वाला एक्सटर्नल आदमी होना चाहिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर बाहर से आएगा। 139 148 ऑडिटर्स। और फिर चैप्टर 11 12 13 ओनली अबाउट डायरेक्टर्स, एवरीथिंग एंड एनीथिंग अबाउट डायरेक्टर्स। यही 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 11 इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स 149 टू 172। मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स 173 to 185। फर्दर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 196 से लेके 205 तक जो है वो है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन को लेके। So this is how guys we can move forward. This is how we should be moving forward. अगर आप इस सेशन में थे और आपको अच्छा लगा तो शायद मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद मैं आपको सेक्शन की सीरीज के लिए 1-2 और वीडियोस दूंगा और ट्राई करना आप। मैं आपको ये तो नहीं बोलता कि ठीक है 200 सेक्शंस आप पूरे वीडियोस में देख पाओगे। ऑफ कोर्स वो तो पूरे लेक्चर्स, पता नहीं यूट्यूब में सारे लेक्चर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, बट
एक आइडिया के लिए मैं ज़रूर डालूंगा कि वो सेक्शंस को कैसे अप्रोच करना, ठीक है। हो सकता है 205 सेक्शंस के 205 सेक्शंस आपको याद नहीं होंगे, लेकिन 150 तो होते हैं बॉस, बिल्कुल होते हैं। अभी 24 मेरा बर्थडे, मैं सेबी पढ़ाता हूँ, सेक्शन 24 पावर्स ऑफ सेबी, है ना। कंपनी खोलने वाले कौन होते हैं? प्रमोटर्स। द पीपल हु कंसीव द आइडिया ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी आर कॉल्ड एज प्रमोटर्स, है ना। सेक्शन 269। देयर आर मेनी वेज टू रिमेंबर सेक्शंस, ठीक है। सम कुड बी वाइल्ड, सम कुड बी नॉर्मल। मैं क्या कहता हूँ, सेक्शन याद करने के लिए जो करना पड़े सब चलता, ठीक है, ठीक है। जब तक आप एज ए स्टूडेंट कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, पूरा इंग्रॉस होके, पूरा इन्वॉल्व होके पढ़ो। और ये बात याद रखना कि लॉ हमेशा चेंज होता रहेगा। आपके पास हमेशा कोई टीचर नहीं होगा। इट इज़ ओनली इन CS एग्जीक्यूटिव that you probably will be in my live session or probably in the regular video session. बट आपको ये समझना है कि हम लोग को पकड़ना कैसे चीज़ों को, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू फिश, है ना। तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि आगे के लिए भी हम लोगों को अप्रोच डेवलप करनी है। एक बार अप्रोच डेवलप हो गई, वो कहते हैं ना कि अगर मैं आपको साइकिल सिखा रहा होता तो शायद थोड़ी देर तक मैं सिखाता और थोड़ी देर तक आप पैडल मारते और मैं आपके पीछे पकड़ के हुए रहता, आपके मतलब गाड़ी की बैलेंसिंग साइकिल की बैलेंसिंग कर रहा होता। द मोमेंट मुझे समझता कि नाउ यू आर रेडी टू रोर, शायद मैं आपको छोड़ देता बिना बताए और शायद आप साइकिल चला लेते, उसमें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो 3-4 महीने का सेशन होता है, या जो वीडियोज़ में तो मतलब 2 महीने में बच्चे या 1.5 महीने में पूरे वीडियोज़ देख के ख़त्म कर दे रहे हैं, तो उसके बाद आप 1 महीना और सेल्फ स्टडी करो, बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी करो। बट यू शुड ऑलवेज नो कि आपको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। लॉ का अप्रोच कैसे उसको पढ़ना है, कैसे उसको अप्रोच करना है, वो समझना पड़ेगा, है ना। तो पहली बात तो ये है कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल दिमाग से हटा दो कि सेक्शंस याद नहीं होते। अगर आप रेगुलर अभी लाइव सेशन में होते तो मैंने आपको बोला होता कि आस्क मी एनी सेक्शन 1 to 200, you ask me any section, I'll tell you. Abhi, naturally, Mayank is there with me. So Mayank, take any number, probably I'll be able to answer. Any number, 1 to 200. I'm telling you, it's a promise that we are not biased. Yeah, we did not have any agreement. Any number, 1 to 200. I will know the section. Any number. Mayank, you have to say something because we will not ask. Section 150. Section 150. Now, naturally, अब ऐसा नहीं कि मेरे अंदर चिप है ना, तो 150 बोला तो मेरे दिमाग में क्या आया, चैप्टर 11 इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स। 149 तो बेसिक बात करता है डायरेक्टर्स की, कितने डायरेक्टर्स चाहिए, कौन से चाहिए, वुमेन डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर। और 150 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड प्रोविजन है, उनकी रिपोजिटरी से रिलेटेड प्रोविजन है। मयंक से एनी नंबर बिकॉज आई डोंट हैव एनी व्यू, अदरवाइज मैं बहुत रैंडम होता था, 1 से 200, कोई भी टेक एनी नंबर। 75. नो 75। अब अगर 75 के बारे में बात किया तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा, अरे 73 से 76 तो डिपॉजिट से ले लेता है ना। तो 73 डिपॉजिट लेना है कि नहीं लेना है। 74 अगर कंपनीज एक्ट 2013 के पहले ले लिया था तो अब उसका क्या करना पड़ रहा है। 75 अगेन अबाउट डिपॉजिट्स, है ना। 75 इज अगेन अबाउट डिपॉजिट। अभी तो बोला 73 से 76 डिपॉजिट्स, तो क्लिक हो गया ना 75 किससे रिलेटेड होगा। 75 बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, वरना मैं 75 की डिस्क्रिप्शन दे देता आपको। एनी नंबर मयंक, एनी नंबर। सेक्शन 50। सेक्शन 50 जैसे सेक्शन 50 आया मेरे दिमाग में क्या, अरे सेक्शन 43 से लेकर पूरा 72 तक शेयर कैपिटल है। दैट मीन्स 50 विल बी अबाउट द अलॉटमेंट, विल बी रिलेटेड टू अलॉटमेंट, विल बी रिलेटेड टू शेयर कैपिटल। क्योंकि कैसे सीक्वेंस कैसे बना हुआ है, 52 शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, 53 डिस्काउंट, 54 स्वेट इक्विटी शेयर क्योंकि डिस्काउंट पे सिर्फ वही अलाउड है, 55 प्रेफरेंस शेयर्स, है ना, एंड सो ऑन। एनी नंबर, मोर नंबर्स, सॉरी आई एम ट्रैवलिंग यू। 180. सेक्शन 180 मेरे दिमाग में क्या आएगा, ओ 180, अच्छा 173 से तो मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड पावर्स ऑफ द बोर्ड है। 173 बोर्ड मीटिंग, 174 कोरम, 175 पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, 176 अच्छा रेस्ट्रिक्शंस, ओ गलती से डायरेक्टर में अपॉइंटमेंट में कोई गड़बड़ हुई तो डायरेक्टर वोट करेगा कि नहीं करेगा उसके ऊपर। 177 ऑडिट कमेटी, 178 नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, 179 पावर्स ऑफ द बोर्ड और 180 रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द बोर्ड, है ना। तो इट्स अ ह्यूमन थिंग,
पता नहीं किस कंपनी की टैगलाइन, इट्स ए ह्यूमन थिंग, इट्स नॉट, कोई रोबोटिक्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहाँ पे। एनी मोर नंबर में आंक। Section 121. सेक्शन 121, अभी अपने को ये तो मालूम है कि 100 सेक्शन 88 से लेकर 122 तक होता है जनरल मीटिंग्स, है ना। तो मुझे ये क्लिक हो गया जनरल मीटिंग से रिलेटेड है। और 121 इज रिपोर्ट ऑन एजीएम, और 122 ओपीसी से रिलेटेड प्रोविजन है जनरल मीटिंग के, है ना। तो यहां से क्लिक हो जाएगा, है ना। इसका एक सीक्वेंस, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है सीक्वेंस, भले पूरा चैप्टर यूट्यूब पे ना आए, या मुझे पता नहीं है एक्चुअली यार, इट्स नेवर प्लान कि यूट्यूब में क्या आएगा क्या नहीं, तो मैं आपको एक चैप्टर का सीक्वेंस पक्का दूंगा। मयंक मोर नंबर्स प्लीज शूट। 65. 65, जैसे ही 65 बोला अपने दिमाग में क्या आया, शेयर कैपिटल। अभी 66 रिडक्शन ऑफ कैपिटल, 67 परचेज ऑफ शेयर्स बाय कंपनी इज नॉट अलाउड, 68 बाय बैक। तो 65 भी शेयर से ही रिलेटेड है ना। सो दैट इज हाउ यू कैन लिंक मोर नंबर्स, मोर नंबर्स। 23, 43. 43, यार 43 तो इजी हो गया, मतलब अब तक जो पूछे ये वैसे बहुत अजीब अजीब वाले सेक्शन ही पूछे। 43 तो बहुत इजी है क्योंकि शेयर कैपिटल का शुरुआत हो रहा होता है। तो शेयर कैपिटल, दिस एक्सप्रेशन शेयर कैपिटल हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन 43, है ना। तो शेयर कैपिटल एग्जैक्टली क्या होता है ये सेक्शन 43 में है कि शेयर विद वोटिंग राइट, शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट प्लस प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू शेयर कैपिटल। More sections. 169. 169, okay, now we both are smiling. 169 is about removal of directors. वैसे तो ये सेक्शन कभी इतना ग्लैमर में नहीं था, लेकिन 24 अक्टूबर 2016 जब टाटाज ने साइरस मिस्त्री को रिमूव किया एज अ डायरेक्टर, तो ये सबसे ज्यादा ग्लैमराइज हो गया सेक्शन। और 169 इज अबाउट रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। मोर सेक्शन ब्रो प्लीज। यार चैप्टर 1 के तो कोई सेक्शन पूछेगा तो उन बच्चों तुमको लगेगा कि ये प्लान्ड ही है, तो ठीक है चैप्टर 1 के मैं नहीं बोलता बस, क्योंकि चैप्टर 11 मतलब 1 to 22 पूछ लेगा तो तुम बोलोगे अरे सर ये तो आप ही का आप प्रयोग कर रहे हो। ट्रस्ट मी ऑन दैट, इट इज नॉट प्लान्ड। मयंक एनी नंबर। 111. सेक्शन 111 इज अबाउट पासिंग ऑफ मूविंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स का रेजोल्यूशन सर्कुलेट होता है, मेंबर्स मूव कर सकते हैं। मोर नंबर्स। 171. 171। तो पहले तो ये लिंक बनाओ कि यार डायरेक्टर से रिलेटेड था, है ना। तो 170, 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, 171, 172 तो इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर से ही रिलेटेड सेक्शन है ना। मोर नंबर्स। 129. 129 इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मोर नंबर्स। 95. सिर्फ 95। सिर्फ 95 इज अबाउट, क्योंकि 88 से मेंबरशिप शुरू हो जाती है, तो 92, 93 यहाँ बेनिफिशियल ओनरशिप से शुरू होता है। 96 पूछा होता तो मैं बहुत अच्छे से बताता, 95 मुझे क्लिक नहीं हो रहा। 96 अबाउट जनरल मीटिंग। 88. 88 मेंबर्स। 87. 87 तो मेरा 287 सेक्शन 2 क्लॉज 87 तो सब्सिडियरी की डेफिनेशन है, क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ 87 का है, तो मुझे लगता है मेरे मॉम डैड की मैं सब्सिडियरी हूँ, तो दैट इज हाउ आई रिमेंबर्ड। मोर नंबर्स। I may not be able to give it instantly, but 161. 161 is easy one. 161 is AANC की उसकी लिंक होती है, तो एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, कैजुअल डायरेक्टर। तो सेक्शन 161 1 2 3 4। लास्ट नंबर, एनी नंबर रैंडम हो सकता है। 195. 195 इज बेसिकली अबाउट इनसाइडर ट्रेडिंग, लेकिन क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग को सेबी भी रेगुलेट करती है, तो 195 एक्चुअली डिनोटिफाई हो गया, तो कंपनीज एक्ट में 195 नहीं पढ़ना पड़ता है। एनीवे, सो थैंक यू मयंक, बिकॉज ये बहुत क्लास का फील आ गया, क्योंकि यूजुअली इस सेशन में हमेशा बच्चे पूछते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट डे होता है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैंने तुम्हारे बड़े मजे लिए, अब तुम ले लो। तो यूजुअली बच्चे सेक्शंस पूछते हैं एंड आई यूजुअली एबल टू आंसर। एक दो जगह पे मैं नहीं भी दे पाया, बट इट्स ओके। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा था कि हमको रट के मरना है। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज इट्स अ ह्यूमन थिंग। प्लीज ट्राई करना कि अप्रोच इस तरह से बने, और अपन लोग मिलते रहेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप थोड़ा टेंशन कम हो गया सेक्शन से रिलेटेड। और प्लीज आप बताइए कि आपको सेक्शंस याद करने में या कोई और चीज याद करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो प्रोबेबली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड ऑफ कोर्स अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है वीडियो के, तो द नेचुरली द नेक्स्ट थिंग विल फॉलो। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट जो वीडियो होगा, इट विल बी अबाउट सर्टेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, क्योंकि अब मैं चैप्टर में आगे बढ़ूँ उसके पहले कुछ जैसे सेक्शन 1 हम लोग शुरू करेंगे,
तो सेक्शन 1 शुरू होगा और फिर सेक्शन 3 शुरू होगा, तो सेक्शन 3 में कुछ कुछ वर्ड्स आएंगे, है ना। तो इसके बाद हमारा सेक्शन 1 से पूरा शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस, थैंक यू।